एनर्जी साइंस क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स ऑफ पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट जो है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे हाउसेस को और कमर्शियल हाउसेस को प्राप्त होती है। ये हीट एनर्जी जो पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है, उस हीट एनर्जी की जो सोर्स होती है वो फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं या रेडियो एक्टिव फीजिबल मटेरियल हो सकता है, जैसे कि यूरेनियम के आइसोटोप्स। तो जब हीट एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर के प्राप्त होती है, जिन पावर प्लांट्स में हीट एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर के प्राप्त होती है, उन पावर प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। और जिन पावर प्लांट्स में हीट एनर्जी रेडियो एक्टिव फिजनेबल मटेरियल के फिजन होने के कारण प्राप्त होती है, उन पावर प्लांट्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहते हैं। तो फ्यूल के आधार पर हमारे पावर प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। वन इज थर्मल पावर प्लांट in which the fuel used is fossil fuels, and another is nuclear power plants in which the fuel used is radioactive fissionable material like uranium isotope. तो पहले हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में कुछ थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड होते हैं, जिनमें कोयला एज ए फ्यूल यूज होता है। कुछ थर्मल प्लांट्स जो हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, उसमें ऑयल एज ए फ्यूल यूज होता है। कुछ थर्मल प्लांट्स जो हैं वो नेचुरल गैस पर ऑपरेट करते हैं, जिसमें नेचुरल गैस एज ए फ्यूल होती है। कुछ थर्मल प्लांट जो हैं वो बायोमास बेस्ड होते हैं, जिसमें कि बायोमास होता है प्लांट वेस्ट, जैसे कि गन्ने से बगास निकलता है, तो दैट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। सो थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो अलग अलग टाइप के फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर सकते हैं। कोई थर्मल पावर प्लांट कोल को यूज कर रहा है, कोई ऑयल को कर रहा है, कोई नेचुरल गैस को कर रहा है, तो कोई बायोमास को कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब फॉसिल फ्यूल बर्न करता है तो बर्न करने से थर्मल पावर प्लांट जो है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है और कुछ ग्रीन हाउसेस गैसेस भी एमिट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अलग अलग फॉसिल फ्यूल को यूज करने से ये जो एयर पोल्यूशन की क्वांटिटी होती है ये भी डिफरेंट होती है, राइट। सो पावर प्लांट जो है जो डिफरेंट फ्यूल्स यूज करते हैं, उसका कारण यही होता है कि जो एयर पोल्यूशन इनसे होता है, इनके जलने से होता है, वो डिफरेंट अमाउंट में होता है, और जो ग्रीन हाउसेस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी डिफरेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो डिफरेंट फ्यूल्स यूज करने से डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस को एमिट करते हैं। नाउ लेट मी कम ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल होता है वो रेडियो एक्टिव फिजनेबल मटेरियल होता है, जैसे कि यूरेनियम आइसोटोप। तो इसमें जो है 92 यूरेनियम 235 जो होता है उसका फिजन कराया जाता है, यानी कि उसकी स्प्लिटिंग होती है। वो उसका जो न्यूक्लियाई होता है वो स्प्लिट करता है इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, क्योंकि 92 यूरेनियम 235 इज अ हेवियर एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस, so it get splitted into two lighter stable nucleus, and during this process enormous amount of heat energy is emitted। इस हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट में भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन फ्यूल हीट एनर्जी को जो प्रोड्यूस करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव फिजनेबल मटेरियल होता है। तो यहाँ हम प्रोसेस पर आते हैं। तो फ्यूल के कंबस्चन से या फ्यूल के जलने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस हीट एनर्जी से हम वाटर को बॉयलर यूनिट में बॉयल करते हैं।
सो वाटर के बॉयल होने से सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस होती है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इसका जो प्रेशर होता है वो भी काफी हाई होता है, राइट। सो ये जो सुपर हीटेड स्ट्रीम है ये इस पैसेज से होकर के टरबाइन तक पहुंचती है और टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करती है। नाउ ये जो टरबाइन है ये एक कॉइल से कनेक्टेड है जो कि एक मैग्नेट्स, सर्कुलर मैग्नेट्स की असेंबली में है, यानी कि इस कॉइल के चारों तरफ सर्कुलर शेप में मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। सो टरबाइन के रोटेट करने से जब स्टीम जो है टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करती है तो टरबाइन के रोटेट करने से ये कॉइल जो है रोटेट करता है जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट्स के बीच में है। तो कॉइल के रोटेट करने से जो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग एक इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इस कॉइल में जनरेट हो जाता है। क्योंकि सर्किट क्लोज्ड होता है इसलिए एक अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट हो जाता है और इस अल्टरनेटिंग करंट को हम सीरीज ऑफ वायर से ट्रांसफर करके घरों तक पहुंचाते हैं और हमें और कमर्शियल हाउसेस को बिजली प्राप्त होती है, राइट। सो ये इस तरीके से हमारी जो हीट एनर्जी यहाँ पर जनरेट हुई थी बाय बर्निंग ऑफ दी फॉसिल फ्यूल्स और बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, उससे वाटर जो है हमने बॉयल किया, वाटर के बॉइलिंग से स्टीम प्रोड्यूस हुई which has a high temperature and very high pressure. This steam rotate the blade of the turbine which rotate the coil which is in between a assembly of circular magnets. The rotation of the coil changes the magnetic flux linked with it and an induced alternating EMF is generated in the coil. Since the circuit is closed, so an induced alternating current is generated in the coil and we get an AC electricity which is transmitted by this series of wires to our homes and commercial houses. Clear हो गई बात? अब जो है ये जो स्टीम है, ठीक है, ये हम रीयूज करना चाहते हैं, एक बार फिर से इसको पानी में रीयूज करना चाहते हैं। सो इस स्टीम को जो है वो कंडेंसर से पास कराया जाता है। कंडेंसर में ये स्टीम जो है कंडेंस होकर के एक बार फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पानी होता है इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमें इस पानी के टेम्परेचर को कम करना होता है, यानी कि पानी को कूल करना होता है। तो इस पानी को हम डायरेक्टली जो लार्ज वाटर बॉडीज है जैसे कि रिवर या पॉन्ड उसमें नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो जो जल के जीव हैं वो उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो हम जो है इसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, पहले कूलिंग करते हैं, कूलिंग वाटर मिलाते हैं। सो कूलिंग वाटर को मिलाने से इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल वाटर से 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, ठीक है। जब कूलिंग वाटर इसमें मिक्स कर दिया जाता है तो वो करीब नॉर्मल वाटर से 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतने टेम्परेचर के बाद फिर हम इसे रिवर और पॉन्ड में छोड़ते हैं और एक बार रिवर एंड पॉन्ड से दोबारा से वाटर को रीयूज किया जाता है। ये तो वो केस है जहां पर थर्मल पावर स्टेशन के पास में कोई रिवर या पॉन्ड है। मान लीजिए कोई रिवर और पॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो एक दूसरा मेथड भी यूज किया जाता है, उसमें हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पानी कंडेंस हुआ है, स्टीम जब कंडेंस होकर के पानी में कन्वर्ट हुई है, तो ये जो वाटर है जिसका टेम्परेचर वेरी हाई है ये टॉल कूलिंग टावर से गिराया जाता है। बहुत लंबे लंबे टावर्स होते हैं, तो उन टावर से ये गिराया जाता है। तो गिराने के दौरान इसमें इवेपोरेशन होता है पानी में। सो पानी के इवेपोरेशन होने से ठंडक आती है, कूलिंग होती है और वो पानी अल्टीमेटली अपने टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। इस तरीके से उसकी साइकिल चलती रहती है पानी की। उसको दोबारा से कूलिंग टावर के टॉप पे भेजकर फिर वो नीचे गिरता है, फिर इवेपोरेट होता है, फिर टेम्परेचर डाउन होता है। तो उस तरह से जब उसका टेम्परेचर सफिशिएंटली डाउन हो जाता है तो वो इस पंप के द्वारा
इस पंप के द्वारा दोबारा से हमारे बॉयलर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो इस तरीके से ये दो प्रोसेसेस हैं पानी के लिए। एक प्रोसेस है रिवर वाला, रिवर में डायरेक्ट नहीं छोड़ा जाता है, उसको कूलिंग करके छोड़ा जाता है 15 से 20 डिग्री तक लाके, फिर दोबारा रीयूज किया जाता है। दूसरा है जहाँ रिवर नहीं है वहाँ कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है, कूलिंग टावर से इसको गिराया जाता है पानी को और ये इवेपोरेट होकर ठंडा हो जाता है। ठंडे होने के बाद ये प्रोसेस को थोड़ा रिपीट किया जाता है जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए, और उसके बाद पंप की सहायता से एक बार फिर से इसको बॉयलर में इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये प्रोसेस फिर से हीट एनर्जी फ्यूल बर्न करके सप्लाई करते हैं, स्टीम जनरेट होती है, ब्लेड्स को रोटेट करती है टरबाइन के, कॉइल रोटेट होता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होकर हमारे घरों तक आता है। सो दिस इज अबाउट दी दिस पावर प्लांट, दिस इज अबाउट दी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल की जगह पर रेडियो एक्टिव फिजिबल मटेरियल होता है, जैसे कि यूरेनियम का आइसोटोप। तो इसमें हम 92 यूरेनियम 235 को यूज करते हैं, जो कि न्यूट्रॉन्स के द्वारा जिसका न्यूक्लियस स्प्लिटिंग करता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, जो कि लैटर न्यूक्लियाई है, और इस दौरान इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगेन प्रोसेस सेम है, हीट एनर्जी जो है वो वाटर को बॉयल करती है, वाटर के बॉइलिंग से स्टीम जनरेट होती है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर काफी हाई होता है। वो एक पैसेज से होकर टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करती है, टरबाइन के ब्लेड्स के रोटेट होने से जो कि सर्कुलर कॉइल से कनेक्टेड है, सर्कुलर कॉइल रोटेट करता है इन एन असेंबली ऑफ सर्कुलर मैग्नेट्स। चारों तरफ उसके मैग्नेट लगे होते हैं जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। सर्किट कंप्लीट है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ से अल्टरनेटिंग करंट बनता है और हमारे घरों तक पहुंचता है। राइट, सो दिस इज द बोथ फंक्शनिंग। तो पावर प्लांट केवल फ्यूल के आधार पे दो प्रकार के हैं, थर्मल पावर प्लांट जो कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि फिजनेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करता है फॉर जनरेटिंग हीट, and this heat energy is converted into electrical energy by this process, and the steam is converted back into the water for its reusage and the boiler unit. So ये ऊपर वाली जो यूनिट है इसको बॉयलर यूनिट कहते हैं। राइट, सो अगर आपको, आप इस डायग्राम को थोड़ा बना लीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है मेरे से तो वो पूछ लीजिए। नाउ इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाह रहा हूं कि ये जो टरबाइन है, ठीक है, ये जितनी तेज मूव करेगा, जितनी तेज ये रोटेट करेगा, उतनी तेज जो है यहाँ पे कॉइल रोटेट करेगा। तो कॉइल की स्पीड ऑफ रोटेशन अगर ज्यादा है तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हाई होगा, ये ऑब्वियस बात है। d∅dt जो है वो हाई होगी। नाउ जब d∅dt हाई होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हाई होगा, क्योंकि वो तो -d∅dt होता है ना अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हाई है तो अल्टरनेटिंग करंट हाई बनेगा भाई। तो अल्टरनेटिंग करंट अगर हाई होगा तो पावर हाई मिलेगी। ठीक है, तो पावर इस बात पे डिपेंड करती है कि टरबाइन की स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है। तो इफ हायर इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द टरबाइन, higher will be the speed of rotation of the coil, higher will be the time rate of change of magnetic flux, higher will be the induced EMF, higher will be the alternating current, and higher will be the power. Right? So अब ये बात आती है कि फिर इसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो वो इसलिए बढ़ेगी कि अगर स्टीम ज्यादा क्वांटिटी में आ रही है, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टीम ज्यादा स्पीड पकड़ेगा। तो स्टीम किस बात पे डिपेंड करेगी, स्टीम की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? स्टीम की क्वांटिटी बढ़ेगी वाटर की, इसकी बॉयलर की कैपेसिटी से। तो यहां से आप लिंक करो अपनी बात को, बॉयलर की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टीम बनेगी, उतनी ज्यादा टरबाइन की रोटेशन होगी, क्योंकि स्टीम उतने फोर्स से लगेगी आके इसको, तो ये ज्यादा रोटेट करेगा, 1 सेकंड में ज्यादा रेवोल्यूशन लेगा। उतने ज्यादा कॉइल यहाँ पे रोटेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हाई होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ हाई होगा, जिससे अल्टरनेटिंग करंट हाई होगा और हमें ज्यादा पावर मिलेगी। सो पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी जो बॉयलर यूनिट है उसकी क्या कैपेसिटी है। और ऑब्वियस बात है कि अगर बॉयलर यूनिट ज्यादा बड़ी होगी ना तो यहाँ पे फ्यूल भी ज्यादा चाहिए होगा फिर बर्निंग वाला। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है।
इसकी पावर जो है कैसे बढ़ती है।